तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मूवी मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मोटे बंदे से दिखाया जाता है जहाँ वो दबा के खाना पी ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सारे लोग कुछ देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सामने एक बंदा घोड़ा लेके आ रहा होता है। तो ये मोटा वाला कह रहा होता है, ये कैसा साउंड है, मुझे कुछ बैड फीलिंग्स आ रही है। तभी हमें एक बंदे को पैर को दिखाया जाता है जहाँ उसके पैर में फोड़े पड़े हुए होते हैं और मोटा बंदा कह रहा होता है कि ये टूटा हुआ पैर लेके कहाँ आ रहा है। और हमें बताया जा रहा होता है एक ऐसा एरा में जब वॉर का बोलबाला था। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो आ रहा होता है और फिर से हमें बताया जाता है एक ऐसा पर्सन था जो हेवन और अर्थ के बीच अकेला खड़ा था। तभी उस मोटे बंदे के सामने आ जाता है। वो मोटा बंदा कहता है कि क्या इस समय कोई ये क्रिपल बास्टर्ड मेरी रास्ते को रोक रहा है। और हमें सामने वाले बंदे को दिखाया जाता है जहाँ उसके बाजू से कपड़े फटने लगते हैं और हमें बताया जाता है एक ऐसे अमर इच्छा शक्ति जिसे कोई भी बाधा कुचल नहीं सकती। और मोटा कहता है कि तुम बास्टर्ड। और वो दोनों फाइट की पोजीशन ले लेते हैं और हम मोटे को देखते हैं कि वो बंदा भी अपने पंच को रेडी करके अटैक कर देता है। ये बंदा भी अपने हाथ में पावर ला के अटैक कर देता है। फिर से हमें बताया जाता है केवल अपनी पंच से ही वॉर करने वाला एक मात्र ग्योन फिस्ट। हम देखते हैं कि उस बंदे की पंच से डॉज करके उसके छाती पे मारता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और हमें बताया जाता है माउंट हुआ का वो डेमन जिसने दुनिया को चौंका दिया, उस शख्स की कहानी जो एक लेजेंड बन जाएगी। तो गाइस, हम इसी कहानी में लोग देखेंगे कि हमारा एमसी कितना पावरफुल बनता है। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि अचानक ही डेमन सेक्ट ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए जुंगवांग के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और इसका रिपल इफेक्ट भयानक थे। अंत में जुआंग के मार्शल आर्टिस्ट डेमन सेक्ट को हराने के लिए इकट्ठा हो गए। 3 साल लंबे संघर्ष के अंत में जुआंग ने डेमन सेक्ट की धरती से सफाया कर दिया और उनकी जीत हुई। फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग आ रहे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि ये लोग माउंट हुआ सेक्ट के टाविस्ट होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये डैम इट, और अपने मन में कह रहा होता है कि डेमन सेक्ट के विरुद्ध वॉर में माउंट हुआ सेक्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बदले में हमें से केवल उनका ठंडा बिहेवियर ही मिला। और कहता है सभी से, दुनिया में सच में ह्यूमन हर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। और अपने मन में कहता है कि हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग कि कोई भी माउंट हुआ सेक्ट को दोबारा मजाक नहीं उड़ा सकेगा। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये माउंट हुआ सेक्ट के विर्चुअस स्वॉर्ड जिनिन होता है और इसका नाम जैंग मू इन होता है। पीछे से एक बंदा अपने मन में कह रहा होता है उसने मौत की सजा के लिए जहर तैयार किया था, मुर्गोंग फूबोल। और इस बंदे के बारे में भी बताया जाता है ये माउंट हुआ सेक्ट का ह्योन 50 जिन इनके डिसाइपल होता है। जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है अब माउंट हुआ का क्या होगा। तभी वो कुछ देख के हैरान होता है और कहता है कि ओ माय गॉड। और हम देखते हैं कि वो लोग विलेज में आते हैं जहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग मरे होते हैं। तो ये मोटा वाला बंदा कह रहा होता है कि इन निर्दोष लोगों को किसने मारा, ऐसा लगता है कि डाकुओं ने इस जगह पर धावा बोल दिया था। तो एक बंदा अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल डाकू हर जगह घोड़े पर सवार होकर घूम रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता है कि वो हिंसक कमीने। तभी उसे कुछ नोटिस होता है और कहता है कि ये कैसी साउंड थी, मुझे यकीन है कि मैंने यहाँ आसपास आवाज़ें सुनी थी। तो दूसरा वाला कहता है कि एल्डर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो एल्डर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ कहीं से आवाज सुनाई दे रही थी, क्या मैंने कुछ गलत सुना है। तो वो बंदा कहता है कि तुमने शायद गलत ही सुना है। तभी वो बंदा कुछ हटाते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे सुना था। तभी वो लाश को हटाने लगता है तो वहाँ एक बच्चा एकदम जख्मी हालत में होता है और कहता है कि यहाँ तो एक ह्यूमन है, एक सर्वाइव ह्यूमन। तो ये देख के बाकी सभी एकदम शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं कि वो इस भयानक जगह में कैसे जिंदा रहा। उस बच्चे को वो बंदा उठाते हुए कहता है कि बेचारा, तुम्हारे बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ तुमको चोट न लगी हो। और वो बच्चा खून की उल्टी खांसने लगती है। तो दूसरा बंदा आता है और कहता है कि ये तो किसी पर्सन का मांस है। बिल्कुल नहीं, क्या इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने ही उसे ऐसा बनाया है। तभी वो बच्चा अपने फादर को देखता है जहाँ वो मरा होता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि पहाड़ जो जमीन में धसी हुई तलवार की तरह दिखती है, मानो उन्हें हेवन से उतारा गया हो। इसकी चोटियां देखने में बिल्कुल खिले हुए कमल के फूलों जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम युआन हो बैंग हो है। गुडे मुम्पा के माउंट हुआ सेक्ट ने जिस प्लेस पर बसने का डिसीजन लिया था वो वही युआंग हुबोंग है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ के जा रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है कि 100 फुट की सीढ़ियां, और उस बंदे की हालत एकदम खराब हो रही होती है और उसके पैर में भी एकदम फोड़े पड़ जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि मैं लगभग वहाँ पहुंच ही गया हूँ, अगर ये सिर्फ इतना ही है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी और ताकत की जरूरत है। और एक बंदा पीछे से ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं भी उस आदमी के क्रश को कुचल नहीं सकता। 5 साल पहले जब हर कोई मर रहा था तब मेरी पहली मुलाकात डैमहो से हुई थी और यही बंदा माउंट हुआ सेक्ट के एल्डर डैमहो मास्टर हुआनफो होता है। और ये अपने मन में कह रहा होता है उस दिन के बाद डैमहो ने बिना किसी चूक के हर रोज माउंट हुआ पर चढ़ाई की। जब डैमहो ने पहली बार माउंट हुआ पर चढ़ने की इच्छा जताई तो सबने कहा कि वो पागल हो गया है, वो
जगह जहाँ मार्शल आर्टिस्ट को भी चढ़ने में मुश्किल होती है। 100 फुट की सीढ़ियाँ विकलांग पैरों के साथ पहाड़ पर चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है। सामान्य पैरों वाले लोगों को भी माउंट हुआ पर चढ़ने में डिफिकल्टी होती है। डैमो ने कड़ाके ठंड में अपने लंगड़े पैर को घसीटते हुए माउंट हुआ पर चढ़ाई की और वो बीमार होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिनों तक हिलने डुलने में फेल रहा। हालांकि जैसे ही उसने अपना मानसिक संतुलन वापस पाया, वो तुरंत पहाड़ पर चढ़ने के लिए वापस चला गया। ये माउंट हुआ पर चढ़ाई करने का उसका 5वां साल है। यही है डैमो। फिर वो माउंट हुआ पर चढ़ जाता है और हमें बताया जाता है इसका एकमात्र पहलू ये था कि उन 5 वर्षों के दौरान वो पहाड़ पर चढ़ता उतरता रहा। वो कुछ मांसपेशियों बढ़ाने में एबल था। तभी वो एल्डर आ जाता और कहता है, क्या तुम फिर से माउंटेन की डायल्टी से वापस आ गए हो? तो बोलता है कि हाँ मास्टर, और ये हमारा एमसी होता है और वो उसका मास्टर होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो उसका मास्टर कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे पैर ठीक तो नहीं हो जाएंगे, तो फिर तुम इस बात पर इतने अड़े क्यों हो? ऐसा नहीं है, तुम बच्चे नहीं हो जो इस तरह की बातें सुनोगे। चलो यहाँ आओ। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर अब सब कुछ ठीक है। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, चलो इधर आ जाओ। तो हमारे एमसी को वो लिटा के उसके पैर पे कुछ करने लगता है। शायद वो मसाज कर रहा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम हिलो मत, ठीक है ना? अगर तुम खींची हुई मांसपेशियों की मालिश नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुम ऐसा करके एसेंशन अचीव करना चाहते हो? हमारा एमसी कह रहा होता है उससे, बस मुझे माफ कर दीजिए। तो उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुमको किसी बात के लिए माफी मांगनी है। ये बेहद अफसोस है कि तुम इस मास्टर के डिसाइपल हो। हमारा एमसी भी थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं है मास्टर, ये मेरी बेवकूफी है। और हमें बताया जाता है कि माउंट हुआ मार्शल आर्ट्स में पैरों की चाल किसी भी अदर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मेन माउंटर पर डिसाइपल बन जाते हो और ट्रेनिंग करते हो तो तुमको गुगम्बो सीखने के लिए कहा जाता है। गुगम्बो एक डिफिकल्ट प्रकार की फुटवर्क स्किल है जिसे सीखने में प्रतिभाशाली डिसाइपल को भी काफी डिफिकल्टी होती है। डैमो चाहे कितनी भी बार माउंट हुआ पर चढ़े उतरे और मांसपेशियां बना ले, लेकिन इस पैर गुगम्बो सीखना नामुमकिन है। हमारा एमसी वो उससे कह रहा होता है कि मास्टर ये सब छोड़ दीजिए, मैं बस ठीक हूँ। तो उसका मास्टर कह रहा होता है कि चलो इसे थोड़ी देर और करते हैं। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि मेरे पैर को आराम महसूस हो रहा है मास्टर। तो उसका मास्टर बोलता है कि डैम हो। तो हमारा एमसी बोलता है मुस्कुरा के, हाँ मास्टर। तो उसका मास्टर कहता है कि एक आदमी को केवल एक कठोर हार्ट की ही जरूरत होती है। अगर तुम्हारा हार्ट हार्ड है, बाकी सब डेस्टिनी अपने हाथ में ले लेगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मास्टर मैं डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करता हूँ। फिर हमें माउंट हुआ सेक्ट का दिखाया जाता है जहाँ कोई चिल्ला के कह रहा होता है कि अपने बॉडी पर ध्यान देना बिल्कुल मत भूलना। और हम देखते हैं कि कुछ बंदे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक इंस्ट्रक्टर बता रहा होता है कि बोकुगुन को एक ऐसे बाघ की नकल करने के लिए बनाया गया है जो लेटने के बाद अचानक छलांग लगाता है। चिल्ला के वो कहता है, ट्यूटर तुमको अपने बॉडी की सभी मसल का यूज करना होगा। तुम्हारे फिस्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पावर, मैसिव पावर बनानी होगी। तभी वो एक बंदे को देखते हुए कहता है कि च्योंगजुंग तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ मुझसे अपने बड़े भाई से मिलने तो नहीं आए होगे, है ना? तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं योंगबो पैलेस के रास्ते में हूँ। तो वो बंदा कहता है कि योंगबो पैलेस। और गाइस मुझे नहीं पता कि पिछले चैप्टर में तो हमारे एमसी का नाम डैमहो था और हमारे एमसी का दूसरे चैप्टर में योंगचुंग हो गया है। शायद राइटर ने कुछ गलत लिख दिया हो या सही है, वो हमें आगे पता चलेगा। और वो बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है कि अगर ये योंगबो पैलेस है, माउंट हुआ यहाँ पर मार्शल आर्ट की सभी किताबों का ऑर्गेनाइजर है। तुम काफी मेहनत करते हो, है ना? मुझे यकीन है कि ये आसान नहीं है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे, एक दिन तुम अपनी सीमाओं को पार करने में एबल होगे। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मैं चलता हूँ। हमारा एमसी जा रहा होता है तो ये बंदा देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि कितना ब्यूटीफुल आदमी है ये। एक डिसाइपल कह रहा होता है कि फर्स्ट डिसाइपल च्योंगग्योंग, ये फर्स्ट डिसाइपल क्रिपल बच्चा है। क्या उस जैसे कमीने लोग मार्शल आर्ट ठीक से कर भी सकते हैं? तभी उसका ट्यूटर सभी से कहता है कि ट्रेनिंग के बीच में कौन बात कर रहा है, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। और दूसरी तरफ हमारा एमसी जा रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है अपने मन में, माउंट हुआ इस बात का प्रतीत है कि इसमें रहने वाला पर्सन एक है। इस जगह पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये महसूस किया है कि ये सब बकवास है। इस समय मेरे मन में किस तरह के थॉट आ रहे हैं। फिर हमारा एमसी एक जगह पे आ जाता है। तभी एक बंदा हमारे एमसी से कहता है कि च्योंगग्योंग। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अपना ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे बस अपने रास्ते पर चलना है। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी टेनेसिटी को एक्नॉलेज करता हूँ, चलो अंदर आ जाओ, रास्ता बनाओ। ये है फर्स्ट डिसाइपल च्योंगग्योंग। हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बंदे कहते हैं कि प्लीज अंदर जाइए सर। और हमारा एमसी अंदर आ जाता है और उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि माउंट हुआ की शानदार टेक्निक है, ये इस खराब पैर के लिए उपयुक्त नहीं है। तभी वो एक बुक को देख और उस बुक का नाम जियो पोसो होता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है उस बुक को देखते हुए, ऐसा कहा
कहा जाता है कि एक ताओदी था जो केवल जियोक पोसु का यूज करके एक विशाल चट्टान को भी दो भागों में अलग करने में एबल था। हालांकि अब इसे एक प्रारंभिक मार्शल आर्ट के रूप में माना जाता है और अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि लेकिन मैं इन सरल गतिविधियों का प्रैक्टिस वर्षों से कर रहा हूँ। तभी वो प्रैक्टिस करने लगता है जियोक पोसु का, एक पंच मारता है और अपने मन में कह रहा होता है कि युखाब गोंग बुखोंग योंग जियोप्सु दूसरों के लिए एक मामूली बात है लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। तो एक बंदा बाहर से कह रहा होता है कि धिक्कार है, मैं योंगो पैलेस को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं फर्स्ट डिसाइपल नहीं हूँ, लेकिन वो ट्रेनिंग जो उस कमीने ने फर्स्ट डिसाइपल कहलाते हुए दिया है यह कुछ ऐसा है जो आउटर डिसाइपल करते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि उसके पैर की हालत ऐसी है कि वो और कुछ नहीं कर सकता। तो पहला वाला बंदा कहता है इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ उसे अपनी सीमाओं को जल्द से जल्द पहचान लेना चाहिए। तो फिर हम आराम से बुक्स पढ़ लेता है और जाने लगता है अपने माउंटेन की तरफ। वहाँ देखता है तो कुछ बंदे खड़े होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि चियोंग योंग, और हमें तीन लोग को दिखाया जाता है। एक का नाम हानसू होता है, एक का नाम मो क्योंग होता है, एक का नाम उंग योंग होता है। तो मो क्योंग कहता है कि क्या तुम भी आज योंगबो पैलेस से वापस आ रहे हो? तुमने हार्ड वर्क किया है। हमारा एमसी भी कह रहा था कि सीनियर ब्रदर काफी समय हो गया है। हानसू कह रही होती है बहुत समय हो गया है। चियोंग मोगुंग कहता है कि क्या हुनसू ठीक है? हमारा एमसी कहता है कि हाँ वो ठीक है। तो मोगुंग कहता है कि ये तो राहत की बात है, मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए लेकिन लगता है मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर समझ जाएंगे। तो मोटा वाला बंदा कहता है कि क्या तुम्हारा पैर भी ठीक है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये पहले जैसा ही है। तो बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि और तुम अभी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो है ना, क्या क्यों ना तुम अपने मास्टर की तरह कंफ्यूजियन का प्रैक्टिस ही कर लो। तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता पहले से ही मौजूद है, तो तुम डिफिकल्ट रास्ते पर चलने पर क्यों अड़े हो? तो हमारा एमसी उसके बात को काटते हुए कहता है कि बिग ब्रदर तुम मेरे मास्टर द्वारा तय किए गए रास्ते को आसान कैसे कह सकते हो? अगर वो रास्ता आसान है तो तुमको मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए बिग ब्रदर। बात सुन के हमारे एमसी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो हानसू कहता है कि ब्रदर उंग योंग वहीं रुक जाओ। हमारा एमसी कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो बंदा कहता है कि तुम बास्टर्ड। तभी मोकुंग कहता है कि रुको चलो पीछे हट जाओ। तो उंग योंग कहता है कि समय को व्यर्थ में बर्बाद करने से बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है, मेरे शब्दों को एक्सेप्ट कर लो। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सलाह को अपनी हड्डियों में गहराई तक लेकर जाऊंगा। हानसू हमारे एमसी के पास आती है और कहती है कि ब्रदर उंग योंग की बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है? और पीछे से उंग योंग से भी कहती है वो ये शब्द इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। हमारे एमसी से कहती है अगर तुमको कभी भी मार्शल आर्ट में मदद की जरूरत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क करना क्योंकि मैं अपनी पूरी एबिलिटी से तुम्हारी मदद करूंगी। तो हमारा एमसी उसके सामने बो करता है और कहता है कि सीनियर फिस्टर मैं अब वापस जा रहा हूँ। तो मुंह क्यों कहता है कि ठीक है तुम वापस जाओ। और उंग योंग से भी वो बोलता है कि उंग योंग जब भी तुम बोलते हो तो हमारे प्रति उसका सम्मान कम होता जाता है। तो हानसू कहता है कि अरे ये सब सही है। तो मुंह क्यों कहता है कि अगर तुम उसे तंग भी नहीं करते हो तो भी तुमको क्या लगता है कि विकलांग होने के कारण उसके दिल में कितना दर्द होता होगा? तो कुछ नहीं बोलता है। क्यों को करेजमेंट की नहीं बल्कि रियलिस्टिक और डिफिकल्ट सलाह की जरूरत है। ईमानदारी से बताऊं तो चियोंग को ऐसा करने की संभावना कितना ज्यादा है? क्या कोई मार्शल आर्ट को ठीक से सीख पाता है? जो मार्शल आर्टिस्ट फुटवर्क को ठीक से नहीं सीख पाता वो अपने सभी कर्तव्यों से आधा भी नहीं कर पाता। और ये सब हमारे एमसी का मास्टर देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है गहरी सांस लेके उसकी इच्छा शक्ति पत्थर की बनी है। एक समय मैं चाहता था कि तुम मेरे फुटस्टेप पर चलो और एक स्कॉलर टाविस्ट बनो, लेकिन लगता है अब मुझे वो सपना छोड़ना ही पड़ेगा। फिर हमें उसी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी वहाँ पर रह रहा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है खाना खाते हुए खाना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उसके मास्टर भी बैठ के खा रहे होते हैं। हमारे एमसी से उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बदौलत मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं मास्टर, ये तो एक डिसाइपल के रूप में मेरा कर्तव्य है, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ ना होता मास्टर। तो उसके मास्टर सोच रहे होते हैं अपने मन में 5 साल पहले अगर हमने डैमियो को ना खोजा होता तो डैमियो यहाँ ना होता। तो उसके मास्टर हमारे एमसी से कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे क्या तुम मार्शल आर्ट में इतनी महारत हासिल करना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मास्टर। तो उसके मास्टर भी बोलते हैं कि तुमको पता है ना कि मेरा मास्टर कौन है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये एल्डर चियोन गुंजा है ना? तो उसके मास्टर भी बोलते हैं कि बिल्कुल सही, वो पर्सन जिसे कभी माउंट हुआ का सबसे बलवान कहा जाता था और पावरफुल, चियोंग गुंजा मेरे मास्टर है। हालांकि अब वो एक महान हस्ती बन चुके हैं। माउंट हुआ सेक्ट को अपने हायर लेवल तक पहुंचाने का श्रेय पूरी तरह से उन्हीं को जाता है। मेरे मास्टर ऐसे पर्सन थे जो खुद आकाश और सन के समान थे और दूसरी ओर मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर। तो उसके मास्टर बोलते हैं कि मुझ जैसा पर्सन एक जीनियस पर्सन का डिसाइपल था। ऑफ कोर्स माउंट हुआ सेक्ट के अंदर भी इस बारे में काफी चर्चा हुई थी। क्या तुम्हें क्यूरियस नहीं है मेरे मास्टर ने सभी स्किल मेल को बजाय मुझे क्यों चुना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे क्यूरियोसिटी तो है, हमें बताइए। तो उसके मास्टर बताते हैं कि मेरे मास्टर ने कहा
था कि माउंट हुआ इफेक्ट को ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं है जो मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो, बल्कि ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसका हार्ट स्ट्रांग हो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि एक स्ट्रांग दिल वाला इंसान। तो उसके मास्टर बोलते हैं वो ऐसे पर्सन को चाहते थे जो माउंट हुआ की इच्छाओं और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, और वो चाहता था कि मैं ही वो पर्सन बनूं। तब से मैंने तलवार त्याग दी और इसके बजाय मैं स्कॉलर का मार्ग अपनाया। तो हमारा एमसी भी बोलता है उससे, मास्टर आपके शब्दों को समझने के बावजूद उनका पालन न करने के लिए मुझे माफ करिएगा। तो उसका मास्टर बोलता है कि अरे ज्यादा परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम जानते हो कि एक स्कॉलर क्या करता है? तो हमारा एमसी बताता है कि वे ताओदी के ग्रंथों का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके मास्टर भी बोलते हैं सच में, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें माउंटुआ में सिखाई जाने वाली सभी मार्शल आर्ट को भी याद करना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि उन सभी को। तो उसके मास्टर भी बोलते हैं कि बिल्कुल सही, और कुछ निकालते हुए कहता है कि उन सभी को याद रखने से मुझे मार्शल आर्ट की अच्छी समझ मिली है, हालांकि मेरे बॉडी अब उतना साथ नहीं दे पाता, और इस तरह मुझे ये किताब मिल गई, हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक। ये वो कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे माउंट हुआ सेट ने शुरुआत में तब बनाया था जब उन्होंने माउंट हुआ पर कंट्रोल कर लिया था। माउंट हुआ सेट की मार्शल आर्ट एवर चेंजिंग है, अपने पैर से इस पर महारत हासिल करना आसान नहीं होगा। क्या तुमको उसकी जानकारी है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मास्टर, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो उसके मास्टर भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, हालांकि माउंट हुआ पर चढ़ाई करके अपने बॉडी पावर विकसित कर ली होगी, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कमजोर होनी चाहिए, चलो इसे ले लो। तो हमारा एमसी उसको लेकर कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया मास्टर। तो उसके मास्टर उसको कहते हैं कि इस किताब में माउंट हुआ सेट द्वारा पास्ट में दी गई टीचिंग है, अगर तुमको करंट में माउंट हुआ में वो नहीं मिल रहा है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, इसे पास्ट के माउंट हुआ में खोजो। जैसे कि मेरे मास्टर ने कहा था, माउंट हुआ पर बार बार चढ़ने के परिणाम स्वरूप मेरे मेंटेलिटी अच्छी तरह से विकसित है। हमारा एमसी ये जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि हालांकि मेरी इंटरनल एनर्जी कमजोर है, हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक है इसके टॉप के महत्व की तरह, इससे मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जहाँ हम लोग माउंटेन की तरफ जा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं सरप्राइज हूँ कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। तो दूसरा वाला कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ब्रदर चियोंग से है। तो एक लड़की बोलती है कि वो हमेशा माउंट हुआ पर चढ़ता है, फिर भी मुझे वो दिखाई नहीं देता, कोई भी उसे मास्टर ह्यूम गम के जाने के बारे में नहीं बताएगा। तो बगल वाला बंदा कहता है कि तब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ऐसा करोगे वॉन यूल तो चियोंगुंग बहुत खुश होगा। हम देखते हैं कि हमारे एमसी को जहाँ अपने घर के पास आ जाता है और वो ज्यादा थक जाता है, वो तो लेट जाता है। तो उसके मास्टर भी आते हैं और कहता है कि लगता है वो ज्यादा ही थक गया होगा, और उसके आगे पैर को दबाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ हमारा झरने के पास बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में, मेरी बॉडी हमेशा तरोताजा महसूस होता है, भले ही एक दिन पहले उसमें बहुत दर्द हो रहा है। मास्टर ने मेरी क्यूआई नसों को फिर से ढीला कर दिया होगा। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी को वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि लगता है कि तुम खूब मजे कर रहे हो। फिर हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वॉन यूल तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो बंदा कहता है कि ब्रदर चोंग योंग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, और हमारे एमसी के पैर को देखते हुए कहता है कि ये लंगड़ा मेरा सीनियर है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो सिर्फ इसलिए फर्स्ट रेट का डिसाइपल है क्योंकि वो लकी था। माउंट हुआ सेट में हर कोई तुम्हें लंगड़ा कर चलने वाला आवारा कुत्ता कहता है, एक कुत्ता जो दौड़ नहीं सकता। हमारे एमसी से फिर वो कहता है कि वो चाहते हैं कि तुम तुरंत जिनमू पैलेस में वापस आ जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि जिनमू पैलेस, और अपने मन में कहता है उसको देखते हुए वो आंखें कितनी डरावनी है, वो पूरी तरह से अंधेरे में है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मास्टर हिंगदम को जाना होगा। ठीक है फिर चलो। फिर हमारा एमसी जाने लगता है। तो वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था, शिट यहाँ क्या हो रहा है, वो इतना तेज क्यों है, और तेजी भी भाग करने लगता है हमारे एमसी के पास, और अपने मन में कह रहा होता है कि वो लंगड़ा कर चल रहा है लेकिन मैं उसके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा हूँ, आखिरकार वो एक फर्स्ट डिसाइपल है ना, उसने जरूर कोई स्पेशल टेक्निक सीखी होगी। फिर हमें जुन्मो पैलेस का सीन दिखाया था जहाँ हमारा एमसी पहुंच जाता है। कोई कहता है कि तुम इंटर कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ढेर सारे डिसाइपल होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि चुंगयोंग यहाँ क्या चल रहा है, ये तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता लेकिन यहाँ क्यों आया है, उसके भी मास्टर ह्यूंगयोंग की टेक्निक सीखने की इच्छा होगी। ऐसा ही बातें तभी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, वो कह रहा होता है कि एक फर्स्ट रेट डिसाइपल होने के नाते उसे ये अधिकार जरूर है। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता नहीं है लेकिन नकली लड़ाइयाँ होने वाली है, क्या वो वाकई अपने लंगड़े पैर के साथ भाग लेने की प्लानिंग बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि वही तीनों बंदों को मुंह क्यों कहता है कि चुंगयोंग तुम्हारा वेलकम है, और हान भी बोल रही होती है कि चुंगयोंग शुक्र है कि तुम समय पर आ गए हो, दूसरों की बातों पर तुम ध्यान मत दो ठीक है। तो हमारा एमसी भी कहता है मैं फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा कह रहा होता है कि चुप रहो, जल्दी तुमको मास्टर ह्यूंगम से मिलने का मौका मिलेगा, और वो लगे गेट के पास खड़े होते हैं। कोई कह रहा होता है कि मास्टर ह्यूंगम माउंट हुआ के डिसाइपल आपको नमस्कार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से वो गेट खुलने लगता है और लोग कह रहे होते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल्स
हम माउंट हुआ के सबसे ग्रेट मास्टर हुआंगम को नमस्कार करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ से एक बंदा निकलता है। तो हम देखते हैं कि वो एल्डर बाहर आ जाता है और सभी से कहता है कि तुम सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई, मैं ह्यूंगम हूँ। तुम सभी आज यहाँ जिस रीजन से इकट्ठा हुए हो ये चीफ्टियंस के ऑर्डर के कारण है। चीफ्टियन चाहते हैं कि मैं तुम में से ज्यादा लोगों को अपनी टीचिंग प्रदान करूँ। हालांकि मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो औसत से थोड़ा ही ऊपर हो, चाहे वो फर्स्ट रेट का हो या दूसरी रेट का हो या फिर किसी दूसरे सेक्ट का डिसाइपल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक एक्सेप्शनल पर्सन की जरूरत है। तो लोग अपने मन में कह रहे होते हैं कि मैं घटिया चीजों को एक्सेप्ट करने की बात समझ सकता हूँ, लेकिन बाहरी लोग कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। हांसो कह रही होती है कि लगता है कि मास्टर ने अपना मन बना लिया है। हम देखते हैं कि वो एल्डर चिल्ला के सभी से कहता है कि एक टेस्ट होगी, जो जीतेगा वही मेरा डिसाइपल बनेगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि एक बेहद आउटरेजियस प्रस्ताव जो ये संकेत देता है कि एक बाहरी पर्सन भी एक फर्स्ट ईयर डिसाइपल बन सकता है। इस सिचुएशन में मैं ये भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आता और कहता है कि मास्टर मेरा नाम मो ग्योंग है। तो बोलता है कि मो ग्योंग, और उसके सामने वो करता है और कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अपने डिसाइपल को चुनने के लिए क्या मेथड अपनाएंगे। तो वो एल्डर कहता है कि तुम भी ऐसा क्यों चाहते हो मो ग्योंग, तुम्हें मेरी शिक्षा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बंदा कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मास्टर आपके ऑर्डर की इच्छा न करना अजीब बात होगी। जिसे ये पुरस्कार मिलेगा वही अगला पर्सन हो जो माउंटुआ का प्रेजेंट करेगा। मुझे चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि अनलकीली मैंने पहले ही वायलेट सनसेट हेवनली आर्ट का प्रैक्टिस कर लिया है। मेरा पाथ आपकी टीचिंग के अलाइन में नहीं है। तो बंदा बोलता है कि तुमको अच्छी जानकारी है, यहाँ मौजूद हर कोई एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेगा, उसके बाद मैं अपना फैसला लूंगा। तो मोग्योंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर ह्यूंगनम, मैं अपने ब्रदर द्वारा अपमानित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं यहीं से अपना नाम वापस लेता हूँ। तो एल्डर कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और बाकी सभी से कहता है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम तुरंत ही स्पार शुरू करेंगे। कुछ लोग का नाम लेता है सोंगयोंग और उंगयोंग, तैयार हो जाओ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, और वो लोग इस बार बैटल में आ जाते हैं। तो मोग्योंग कह रहा होता है कि सबसे पहले उंगयोंग की प्लम ब्लॉसम फिस्ट आर्ट और समयोंग की 7 स्टार ब्लेड आर्ट। तो हांसो कहती है कि सोंगयोंग की टेक्निक अच्छी है, क्या ब्रदर उंगयोंग कामयाब हो पाएंगे। तो एक बंगा उंगयोंग से कहता है कि उंगयोंग, मैं मास्टर ह्यूंगम से टीचिंग प्राप्त करूंगा। तो वो भी फाइट की पोजीशन लेते हुए कहता है कि सोंगयोंग, ये मास्टर ह्यूंगम की टीचिंग है, क्या तुमको लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तो बंदा भी कहता है कि हमारी लड़ाई खुद अपनी कहानी बयां करेगी। और हम देखते हैं कि वो लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो उंगयोंग अपने मन में कह रहा होता है कि सोंगयोंग की 7 स्टार ब्लेड आर्ट बहुत तेज है, मुझे उसे तुरंत हराना होगा। और हम देखते हैं कि वो बंदा उंगयोंग पे अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से। अटैक करते हुए कहता है कि उंगयोंग, इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। और वो अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक वो डॉज कर देता है। तो वो अपने मन में कह रहा होता है कि उंगयोंग, सोंगयोंग से यही उम्मीद थी मुझे। और अपनी फिस्ट को रेडी करते हुए अपने मन में कहता है कि वुड की स्वॉर्ड से इतनी पावर। जैसा ही वो अटैक करता है, लेकिन वो भी अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी कहता है कि यही मेरी ओपनिंग है। फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर से अटैक को डॉज कर लेता है। तो सोंगयोंग अपने मन में कहता है कि क्या उंगयोंग हमेशा से इतना तेज था। उंगयोंग भी फाइट करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं सोंगयोंग को मुझसे दूरी बनाने नहीं दे सकता, मेरी प्लम ब्लॉसम फिस्ट आर्ट नजदीकी रेंट में काम आती है। तो सोंगयोंग कहता है उस पे अटैक करते हुए कि पीछे हट जाओ उंगयोंग, मैंने कहा ना कि पीछे हट जाओ। और उस पे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को वो डॉज कर देता है। बाकी सभी लोग देख के कह रहे होते हैं कि वाह, ये कितना शानदार है। हमारा एमसी भी ये सब देख रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है कि एक साइड को दूरी कम करनी होगी और दूसरे साइड को दूर जाना होगा। मुझे हर एक मूव को देखना होगा केयरफुली। मैंने हमेशा अकेले ही ट्रेनिंग की है, इसलिए मुझे इस तरह के मौके बहुत कम मिले हैं। सोंगयोंग उंगयोंग से कहता है कि तो तुम सच में उनकी टीचिंग चाहते हो, है ना। तो वो बोलता है कि समयोंग, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सोंगयोंग अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन उसका अटैक वो अपने बाजू से रोक लेता है। तो सोंगयोंग कहता है कि जरा इसे ध्यान से देखो, मेरी लकड़ी की स्वॉर्ड असली तलवार से ज्यादा अलग नहीं है। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स। तो हम देखते हैं कि सोंगयोंग भी अपना 7 स्टार ब्लेड आर्ट टेक्निक को यूज करके, तो वो भी अपना प्लम ब्लॉसम फिस्ट आर्ट टेक्निक को यूज करके अपने हाथ को सामने लाता है और उसके छाती पे मार देता है, जिससे वो दूर जाके फेंकाता है और वो वहीं हार जाता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि प्लम ब्लॉसम फिस्ट आर्ट ये कितना शानदार है, तुम अमेजिंग हो उंगयोंग। तभी वो बंदा उठता है और कहता है कि अनबिलीवेबल, इससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा है। मैं उतना एबल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। और उस बंदे को उठाने लगता है। तो सोंगयोंग कहता है कि उंगयोंग, ये मेरा नुकसान है। तो उंगयोंग कहता है कि चलो उठ जाओ, मुझे बस किस्मत का साथ मिला है और कुछ नहीं। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक ही मैच था, लेकिन इसने जिन्मो पैलेस में
सभी को इंस्पायर किया है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। और पीछे वो मास्टर को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने माउंटुआ में ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है, क्या मास्टर का यही इरादा था। और दूसरी तरफ वो एल्डर हमारे एमसी को देख रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में, ये तुम ही हो वो लड़का जिसे उनको 5 साल पहले लेकर आया था। और हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है कि उसकी निगाहें तो मेरे ही तरफ है। और दूसरी तरफ वो अपने मन में कह रहा होता है कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो लड़के। तो अनाउंस होता है कि अब बारी है माउंटुआ सेक्ट के फर्स्ट ईयर डिसाइपल हान सियो और मीगोल की लड़ाई, चलो शुरू करो। तो लोग कह रहे होते हैं कि प्लम ब्लॉसम फर्स्ट वुमेन हान सोहो। दूसरा बंदा कहता है कि माउंटुआ की इकलौती वुमेन मार्शल आर्टिस्ट। तो तीसरा बंदा बोलता है हमें इसका रिजल्ट जानने के लिए इसे देखने की जरूरत भी नहीं है। और वो स्टेज पे आ जाती है। हान सोहो कहती है कि मोग्युल क्योंकि तुम मेरे कलीग हो इसलिए मैं तुम्हें पहला अटैक करने दूंगा। तो बंदा कहता है कि सीनियर सिस्टर फिर भी एक मेल होने के नाते मैं आपको पहला अटैक करने दूंगा। तो भी अपनी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर इस तरह का घमंड क्रोध उत्पन्न कर सकता है। तो बंदा भी बोलता है कि आत्मविश्वास होना जरूरी है ताकि आप खुद पर भरोसा कर सकें। अगर किसी पर्सन में स्वाभिमान का अभाव हो तो वो क्या हासिल कर सकता है। तो हान सो कहती है कि ठीक है मैं खुशी खुशी पहला हमला करूंगी। चलो ठीक है फिर मैं अटैक करती हूँ। और अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो बंदा भी अपने उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि वो दिखने में जैसी लगती है उससे बिल्कुल अलग है, अगर मैं उसे कम आंकूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और दूसरी तरफ हानसो कहती है कि मोग्युल मैं अब तुम्हें अपनी असली तलवारबाजी दिखाऊंगी, चलो मैं आ रही हूँ। और वो 24 स्टेप स्वॉर्ड स्किल ऑफ द प्लम ब्लॉसम टेक्निक से अटैक करती है। तो बंदा भी डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम कहाँ निशाना लगा रही हो। तो लोग कह रहे होते हैं कि ये सुंदर और कारगर है, जब भी सीनियर की तलवार वार करती है और अटैक करती है मुझे बेर के फूल खिलते हुए दिखते हैं। प्लम ब्लॉसम की 24 स्टेप स्वॉर्ड स्किल जैसे मैंने उम्मीद की थी। सीनियर सिस्टर भी तलवारबाजी के अपने रास्ते पर चल रही है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। मोग्युल अभी भी हान सो की चुनौती देने के लिए बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ वो अटैक से बच रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि धिक्कार है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। और हान सो भी अटैक करते हुए कहती है कि तुम बहुत स्लो हो मोग्युल। और हम देखते हैं कि हान सो भी फिर 24 स्टेप स्वॉर्ड स्किल को यूज करके उस पर अटैक कर देती है। तो बंदा भी कहता है कि फिर से वो डॉज करता है और अपने मन में कह रहा होता है कि भले ही वो सिर्फ एक लकड़ी की तलवार ही क्यों ना हो, अगर उसने मुझे थोड़ा और जोर से मारा होता। और उससे कहता है सीनियर सिस्टर मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। और उसके ऊपर स्वord तान देती है और वो कहती है कि ब्रदर तुम भी कमाल के थे, अगली बार पहले ही अटैक में हार मत मानना। तो वो बंदा कहता है कि आज आपने मुझे जो सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और दूसरी तरफ वो बंदे कह रहे होते हैं कि हान सो से यही मैंने उम्मीद की थी। तो दूसरा वाला कहता है कि उसने पलटवार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और फाइट खत्म कर दी। अगर मौका मिला तो मैं एक बार उससे मुकाबला करना चाहूंगा। तो दूसरा वाला कहता है कि तो फिर तुमको अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। एल्डर कहता है कि अब किसकी पारी है। तो वो बंदा आता है और कहता है कि ये चुंग युंग और सोंग युंग नाम के फर्स्ट डिसाइपल के बीच है। तो बोलता है कि चुंग युंग। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी और वो बंदा सामने आ जाते हैं। तो बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि अरे मेरा अपोनेंट तुम ही क्यों हो, मैं उस तलवारबाज के सामने अपनी स्किल का प्रदर्शन करना चाहता था। डैम इट, अगर मैं उसके जैसे अपाहिज को हरा दूं तो गर्व करने के लायक कुछ भी नहीं बचेगा। लोग कह रहे होते हैं चुंग युंग के जीतने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें ये बात समझ लेना चाहिए था कि और अपोनेंट से बाहर हो जाना चाहिए था। हमारा एमसी ग्रेड करते हुए कहता है कि फर्स्ट ईयर डिसाइपल चुंग युंग मैं इस वर्चुअस स्वॉर्ड को प्रणाम करता हूँ। दूसरी तरफ वो एल्डर हमारे एमसी कहता है कि तुम ही वो डिसाइपल हो जिसे हुनसो मनोरंजन के लिए अपने साथ लिया था, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे वापस क्यों जाना होगा। तो एल्डर कहता है कि क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुमको सच में नहीं पता। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मेरे पैर की वजह से है। एल्डर कहता है कि तुमको मार्शल आर्ट के रूप में घोषित किए जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। स्वॉर्डमैनशिप में मेरी महारत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अपाहिज के लिए आसान हो। अगर तुम किसी टाविस्ट का डिसाइपल हो तो तुम्हारे लिए खुद भी टाविस्ट बनना उचित ही है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अभी मार्शल आर्ट सीखना छोड़ दूं। तो एल्डर कहता है क्या तुम पहले से ही अपनी सीमाओं का अनुभव नहीं कर रहे हो, तुम काफी समय से अपनी बॉडी लिमिट को पार करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। हालांकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपनी गंभीर बॉडी अक्षमता पर काबू पाना इम्पॉसिबल है। तुम कभी भी एसेंशन को अचीव नहीं कर पाओगे, तुम दूसरे पाथ को फॉलो करो, मैं तुमको बस यही सलाह दे सकता हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो वो चिल्ला के कहता है कि तुम विड्रॉ नहीं करोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पॉसिबल सभी अदर लोगों के समान बिहेवियर किए जाने की इच्छा रखता हूँ। तो एल्डर कहता है कि ठीक है, अगर तुम पीछे हटने से इनकार करते हो चलो फिर मैच शुरू करो। तो सुंग युंग से कहता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बंदा कहता है कि लेकिन। तो एल्डर कहता है कि उस बच्चे को हकीकत से रूबरू कराओ जाके। तो बोलता है कि ठीक है। एल्डर कह रहा होता है कि उसके लिए यही सबसे अच्छा काम होगा। तो बंदा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। और वो दोनों फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं
और वो बंदा हमारे एमसी से कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे दोबारा मत भेजिएगा। और दूसरी तरफ हांसो ये सब देख के कह रही होती है कि जियोक पोफू क्या हमें मैच रोकना नहीं चाहिए, जियोक पोफू का इस्तेमाल करके 5 एलिमेंट फिस्ट आर्ट को हराना नामुमकिन है। तो मोग्युंग कहता है कि हानफू ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि उस वर्चुअस स्वॉर्ड का है। तो हानफू कहती है कि लेकिन ब्रदर, वो अपने मन में कह रही होती है कि वर्चुअस स्वॉर्ड का डिसीजन सही है, भले ये थोड़ी देर हो गई हो लेकिन हमें चुंगयुंग को उसकी असलियत दिखानी होगी, चुंगयुंग के लिए यही जरूरी है। और फाइट भी स्टार्ट हो जाती है और हमारा एमसी एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं तुमको साबित कर दूंगा कि मैं गलत नहीं था। और उस बंदे के पास हमारे एमसी का पंच पहुंच रहा होता है, लेकिन हमारे एमसी के पंच को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो काफी हैवी है। और हमारे एमसी से कहता है कि चुंगयुंग तुमने इस पूरे समय खूब प्रैक्टिस किया होगा, हालांकि तुमने कहा था कि जियोक पोफू था, इसे इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन माउंट हुआ सेक्टर के हर डिसाइपल जानते हैं। और हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी इसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। और वो बंदा हमारे एमसी से कह रहा होता है कि जियोक पोफू 5 एलिमेंट फिश टेक्निक को कभी भी नहीं हरा सकता, अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है तो खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। और हमारे एमसी पे अटैक करता है, जिससे हमारा एमसी डॉज कर लेता है। तो वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि उसने मेरा हमला रोक दिया, जरा इस बास्टर्ड को तो देखो। और दूसरी तरफ लोग कह रहे होते हैं कि क्या चियोंगयुंग हमेशा से सोंगयांग की किक को रोकने में एबल था। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि वो प्रोबेबली लकी था। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये देखने में तो एक नॉर्मल सी किक लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ अभी भी टूटकर गिर जाएगा। मो किंग कहता है कि क्या चियोंगयुंग मेरी उम्मीद से बेहतर कर रहा है। तो दूसरी तरफ हांसो अपने मन में कह रही होती है मैंने सुना है कि वो बिना आराम किए हर दिन केवल जियोक पोसू और बीखोगवोन का प्रैक्टिस करता था, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि चुंगयुंग अपने करंट टेक्निक से 5 एलिमेंट फिश टेक्निक को हरा दे। दूसरी तरफ हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, तो हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज करता है, फिर से हमारा एमसी अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी हमारे एमसी के अटैक को डॉज करता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा लालची हृदय मुझे हराना चाहता है। हमारे एमसी के गाल पे एक जोरदार मारता है और कहता है कि तुम अपने एबिलिटी पर खुद सोचो, अपने बॉडी के बल पर तुम माउंट हुआ के कुछ भी नहीं कर सकते। और एक जोरदार पंच मारता है हमारे एमसी के पेट में, जिससे हमारे एमसी को चीखें निकल जाती है और दूर जाके फेंकाता है। और बाहर से बंदे कह रहे होते हैं जियोक पोसू से 5 एलिमेंट फिश टेक्निक का मुकाबला करने के बारे में सोचना भी लालच है। तो दूसरी तरफ पिछला बंदा कहता है सुंगयुंग से यही उम्मीद थी। हमारे एमसी से वो बंदा कहता है बड़े एल्डर की बातें समझ आ गई होगी है ना, तुम माउंट हुआ पर कितनी भी बार चढ़ो और उतरो, जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही रहेगा, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो। तो हमारा एमसी कहता है कि गिव अप कर दूं, डैम इट, मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे किसी स्कॉलर के पाथ को फॉलो करने के लिए कहा था? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी चॉइस गलत नहीं थी। और उठने लगता है और कहता है अपने मन में भले ये पैर मुझे नीचे खींच रहा हो, मैं इसे मुझे गिरने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ, अगर तुम ऐसी बातें कहोगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं 5 एलिमेंट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि एल्डर देख रहे हैं इसलिए मैं और समय नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि वो बंदा 5 एलिमेंट फिश टेक्निक को यूज करके हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी बड़े मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो बाहर से लोग कह रहे होते हैं कि चुंगयुंग 5 एलिमेंट फिश टेक्निक से बचने के लिए अपने स्किल का यूज कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो वो बंदा अपने मन में कहता है कि चुंगयुंग ने अपने पैर जमीन पे गाड़ दिए और हमारा एमसी भी उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है अपने हाथों से और अपने मन में कहता है कि उसकी पावर तो बढ़ रही है, ठीक है अब मेरी बारी है। तो हांसो भी ये देख के कहती है कि चुंगयुंग तुम ये अंतर कम नहीं कर सकते, और जोर से आवाज आती है कि चुंगयुंग। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे हमारे एमसी की नाक से भी खून बहने लगता है और दूर जाके फेंकाता है। फिर से हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी पे फिर से अटैक कर देता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि वो सभी ब्लो को ब्लॉक कर रहा है। एल्डर की नजर में मैं ही इस फाइट को बेवजह लंबा खींच रहा हूँ। और अपनी पैर में पावर लाते हुए कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल किसी विकलांग पर्सन के खिलाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और अपने पंच को रेडी कर लेता है और अटैक करते हुए कहता है कि यही तुम्हारा अंत है। और हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि ये गोल्ड सप्रेसिंग फ्लेम स्ट्राइक है, और दूर जाके फेंकाता है। और अपने मन में कहता है वो बंदा ये फायर एनर्जी का यूज करके अपोनेंट के बॉडी में मौजूद गोल्ड सप्रेसिंग फ्लेम स्ट्राइक को दबा देता है, जिससे वो मर जाता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड सप्रेसिंग फ्लेम स्ट्राइक है। लोग भी कह रहे होते हैं, तो यहीं पर बात खत्म होती है। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि उसने चुंगयुंग को हराने के लिए गोल्ड सप्रेसिंग फ्लेम स्ट्राइक के इस्तेमाल किया। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी एकदम जख्मी हालत में होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अभी भी हार नहीं मान सकता। और दूसरी तरफ उसका अपोनेंट कहता है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि
511 फिस्ट और प्लम ब्लॉसम स्टेप से मार खाने के बाद भी तुम उठ खड़े हो गए और अपने मन में कह रहा होता है कि फुल सप्रेसिंग फ्लेम स्ट्राइक के अटैक से होने वाला दर्द बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तुम बास्टर्ड। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मौका जरूर मिलेगा। और हमारा एमसी उठ रहा होता है तो हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि जूनियर ब्रदर वहीं रुक जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं हार नहीं मान सकता। तो एल्डर भी कह रहा होता है कि कंटिन्यू करो। तो वो बंदा कहता है कि लेकिन अटैक करते हुए कहता है मैं अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं कि वो बंदा ब्लूमिंग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करके हमारे एमसी पे मारता है, जिससे हमारा एमसी दूर जाके फेंकाता है। और वो बंदा कहता है कि यही रियलिटी है। मू क्योंग भी कहता है कि उंग युंग क्या उसकी बॉडी ठीक है? तो उंग युंग कहता है उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम उसकी फिजिकल लिमिटेशन को पार नहीं कर सकते। मार्शल आर्टिस्ट का पाथ चुंग युंग के लिए कैपेबल नहीं है। सीनियर ब्रदर ये सब मोंटुआ के फ्यूचर के हित में ही कर रहे हैं, अब चुंग युंग के लिए पछतावा मत करो। दूसरी तरफ हमारा एमसी उठते हुए कहता है कि मैं अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी कहता है कि यही मेरा मौका है। ये सब देख के सभी लोग एकदम हैरान होते हैं। मो क्यों कहता है कि सुंग युंग बहुत परेशान है, उसकी हरकतें बहुत ज्यादा है और हमारे एमसी पे उसका अटैक आ रहा होता है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि चुंग युंग उसके करीब पहुंच रहा है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि यही मेरा लास्ट मौका है, अगर मैं इसे ले जाने में कामयाब हो गया तो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है अपने मन में डैम इट, क्या अब सब खत्म हो गया है? और उसके भी हालत खराब हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने उस अपाइज को बहुत हल्के में ले लिया, अगर उसने उस मुक्के में अपनी एनर्जी इकट्ठा कर ली होती तो मैं मर जाता। और वो गुस्से में अटैक करते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के मुंह पे अपना स्वॉर्ड से मारता है, जिससे हमारे एमसी के दांत भी टूट जाते हैं और उसके खून भी बहने लगते हैं। और एल्डर भी कह रहा होता है कि तुमने बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुमने सिंग यूम पर जो मुक्का मारा वो इसका सबूत है। फिर से हमारा एमसी उठता है और एल्डर कह रहा होता है कि हालांकि अगर तुम की का यूज नहीं कर सकते तो टैलेंट भी बेकार हो जाती है, यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो और हार मान लो। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि गिव अप, अगर मैं हार मान पाता मैं इसे कई बार दोहरा सकता था, लेकिन अगर मैं यही हार मान लेता हूँ मुझे अपनी एबिलिटी पर ही डाउट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनने का मेरा रास्ता, अब तक मैंने जितनी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। और कहता है कि मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा सर। तो एल्डर भी चिल्ला के कहता है कि तुम लालच से भरे हुए हो है ना सुंग युंग, तुम क्या कर रहे हो? मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे? पोनेंट भी कहता है कि डैम इट, मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? लोग भी कह रहे होते हैं कि चुंग युंग में एक उंगली हिलाने के भी ताकत नहीं है, क्या वो उसे उस हालत में अपने अपोनेंट के खिलाफ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है? तो दूसरा बंदा कहता है कि उसे एक आदमी को बेरहमी से पीटने के लिए कह रहा है, हमें मैच को रोकना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी पे फिर से अटैक करने के बढ़ जाता है। लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे और नहीं देख सकता। और हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार मारता है, जिससे हमारा एमसी एकदम दर्द से चिल्ला रहा होता है। लोग बाहर से कह रहे होते हैं कि वो कमीने के ऐसे करने का क्या रीजन है, क्या शायद यही दिखाने की कोशिश कर रहा है? भले ही उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, वो अब भी मार्शल आर्टिस्ट है, उसके लिए उसका क्रिपल पैर कोई मायने नहीं रखता। वो अपोनेंट कहता है कि एल्डर भी अपने मन में कहता है कि मुझे इसे रोकना होगा, अगर उसे इससे ज्यादा चोट लगी तो वो न केवल मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता बल्कि वो एक नॉर्मल नौकरी भी नहीं कर पाएगा। हालांकि उसकी आंखों में हताशा और जीवन की उम्मीद झलक रही थी और कभी न खत्म होने वाली घातकता, इससे मेरा दिल कांप उठता है, अंत तक भी वो कमीना। दूसरी तरफ लोग कह रहे होते हैं कि ये क्रूएल है। उंग युंग भी अपने मन में कह रहा होता है कि चुंग युंग गॉड के लिए हार मान लो। हांसो भी अपने मन में कह रही होती है क्या मुझे इसे रोकना होगा? हमारे एमसी से उसका अपोनेंट कहता है कि हार मान लो और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के मुंह से खून बह रहा होता है और वो अपने घुटने के बल आ जाता है और कहता है कि मैं अभी भी हार नहीं मान सकता। फिर से हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी के चेहरे पे एक जोरदार मारता है, जिससे हमारा एमसी दूर जाके फेंकाता है और वो एकदम हार जाता है। लोग स्टेज पर आ जाते हैं और उसको उठाने लगते हैं और हांसो कह रही होती है कि चुंग युंग खुद को संभालो और वो एकदम बेहोश होता है। तो एल्डर कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, डिसाइपल को स्टेज से हटाओ और कंपटीशन को जारी रखो। फिर हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के घर के पास एक बंदा उसको लेके आता है और वो चिल्ला के कहता है कि एल्डर। और हम देखते हैं कि उसका मास्टर भी अंदर होता है। उसका मास्टर कहता है कि ओ गॉड ये सब कैसे हो गया? तो वो बंदा बताता है कि ये कंपटीशन के दौरान हुआ था। तो उसका मास्टर कहता है कि कंपटीशन, ये किसी ऐसे पर्सन का शो कैसे हो सकता है जिसने किसी कंपटीशन में भाग लिया हो? ये उस पर्सन का शो है जिसने वॉर में जान की बाजी लगाकर फाइट लड़ी। आखिर किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? तो वो बंदा बताता है कि एल्डर प्लीज काम डाउन हो जाइए। तो एल्डर भी कहता है कि बिल्कुल सही, अभी इस तरह का बिहेवियर करने का समय नहीं है और उसको लिटा के
कहता है कि ये तो एक मिरेकल है कि वो इस समय तक जिंदा है। डेमो, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? और उसको एक पिल खिलाते हुए कहता है कि डेमो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा लूंगा। डेमो, तुमको जिंदा रहना जरूरी है, तुम अपने मास्टर को छोड़कर पीछे कहाँ जाने की प्लानिंग बना रहे हो? और रोते हुए अपने मन में उसका मास्टर कहता है कि आखिर किसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? डेमो, तुमको जिंदा रहना होगा। तो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे बताना तुम लोग को ये मांगवा कैसे लगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।